कहानी है सुबोध की दर्द भरी कहानी। सुबोध राजस्थान के जोधपुर जिले के एक गांव का रहने वाला था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने और गांव के आसपास कोई स्कूल न होने के कारण वह केवल 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाया। जोधपुर के सूखे मौसम और सिंचाई की व्यवस्था न होने से खेती से सुबोध के परिवार का किसी तरह पेट ही भर पाता था। सुबोध 18 वर्ष का हो गया। एक दिन उसके पिता ने सुबोध से कहा, देख अब तू बड़ा हो गया है, तू कोई भी छोटा मोटा काम करना शुरू कर दे। मैं अब तुझे ज्यादा दिनों तक नहीं खिला पाऊंगा। तेरे सभी दोस्त शहर जाकर कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तू उनसे बात कर ले, वो तुझे कहीं किसी काम पर लगवा देंगे। अपने पिता की खरी खरी बात सुनकर एक बार को तो सुबोध को बहुत बुरा लगा, लेकिन गरीबी के कारण उस गांव की यह प्रथा हो गई थी कि जैसे ही कोई लड़का जवान होता वो पैसे कमाने शहर चला जाता। सुबोध ने इस संबंध में बहुत सोचा और उसने अपने दोस्त दिनेश से बात की, जो मथुरा की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। दिनेश ने सुबोध से कहा, तू चिंता मत कर, बस तू यहाँ आ जा, मैं तुझे अपनी कंपनी में कहीं लगवा दूंगा। कंपनी का मालिक मेरे काम से बहुत खुश है, वो मेरी बात मान जाएगा। सुबोध एक पुराने से हरे और लाल रंग के कपड़े के थैले में अपना कुछ जरूरी सामान रखकर गांव से मथुरा के लिए निकल पड़ा। वह जीवन में पहली बार गांव से इतनी दूर जा रहा था। वह अब तक सिर्फ जोधपुर तक ही गया था। यद्यपि उसके पिता ने ही उससे जाने को कहा था, लेकिन घर से सुबोध की विदाई के समय उसकी माता के साथ साथ उसके पिता की आंखें भी भर आई। सुबोध जीवन की इस नई यात्रा को लेकर आशंकाओं से घिरा हुआ था। सुबह ही वह मथुरा पहुंच गया और दिनेश उसे पिकअप करने स्टेशन आ गया। वह उसे अपने घर ले गया। सुबोध फ्रेश हुआ और दिनेश ने उसके लिए नाश्ता बना दिया। वह उसे लेकर अपने मालिक से मिला। कंपनी के मालिक ने सुबोध से पूछा, क्या तुझे ट्रक चलाना आता है? सुबोध घबराता हुआ बोला, नहीं, अगर कोई सिखा दे तो सीख लूंगा। मालिक ने कहा, मेरे कुछ क्लीनर छुट्टी पर गांव गए हैं, आज मेरा एक ट्रक सूरत जाएगा, तुम ड्राइवर के साथ सूरत चले जाओ, वो तुम्हें क्लीनर का काम भी सिखा देगा। हाँ, याद रखना काम पूरी मेहनत से करना, पहले मैं तुम्हारा काम देखूंगा, अगर तुम ठीक से काम करोगे तभी मैं तुम्हें काम पर रखूंगा। सुबोध मालिक की बात सुनकर खुश हो गया और कृतज्ञता जताते हुए उसने अपने हाथ जोड़ दिए। मालिक ने आवाज दी, ओए जतीन इधर आ, सागर तो छुट्टी पर घर गया है, आज तू इस लड़के को अपने साथ सूरत ले जा और इसे क्लीनर का सब काम सिखा दियो। ट्रक चालक, जो नीली हवाई चप्पल, आसमानी पायजामा और काली हरी चेक की पुरानी सी कमीज पहना था, ने सुबोध को अपने पीछे आने का इशारा किया और ट्रक के पास पहुंचकर बड़े रौब से बोला, जय बता, पहले कभी ट्रक पे चलो है? सुबोध बोला, जिंदगी में आज पहली बार ट्रक में बैठूंगा। जतीन हाथ में खैनी घिसते हुए बोला, जाको मतबल है, तुझे शुरू से सब चीजें सिखानी पड़ेंगी। दोपहर के 12 बजे थे। जून के महीने में सूरज पूरी निर्दयता के साथ आग बरसा रहा था। सुबोध के चेहरे से पसीने की धार बह रही थी। सुबोध बार बार एक पुराने से रूमाल से पसीना पोंछ रहा था। जतीन ट्रक चालक ने सुबोध की पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, यहाँ जे नौटंकी ना चलेगी, ट्रक में काम करनो है तो गर्मी फर्मी भूल जा, और लौंडियों की तरह जे हाथ में रूमाल पकड़नो और मुंह पोंछनो भूल जा, चल अब ट्रक पर बैठ। यह कहते हुए जतीन ने स्टीयरिंग संभाल लिया और सुबोध को अपने बराबर बैठने का इशारा किया। उसने ट्रक स्टार्ट कर दिया। सुबोध के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। वह कौतूहल के साथ जतीन को ट्रक चलाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रक शहर के बाहर आ गया। ट्रक की गति बढ़ने से खिड़की से आने वाली लू सुबोध को परेशान करने लगी। उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन खिड़की बंद करते ही ट्रक के इंजन की गर्मी और तपती हुई लोहे की छत ने ट्रक को भट्टी बना दिया। सुबोध को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे में वो क्या करे। जतीन ने उसके भाव समझते हुए कहा, लल्ला ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी दिन में सब आदत पड़ जाएगी, अब तो गर्मी सर्दी और बरसात सब झेलने को तैयार हो जा। ट्रक पे तो हर मौसम में चलना पड़ता है। कुछ देर बाद सड़क पर अचानक कई वाहन आ गए और एक लंबा जाम लग गया। ट्रक चींटी की रफ्तार से सड़क पर रेंग रहा था और अंततः भीड़ बढ़ने से जतीन को वही सड़क पर ट्रक रोकना पड़ा।
उसके ट्रक के एक तरफ बस खड़ी थी और दूसरी तरफ ट्रक। जाम इतना लंबा था कि 3 घंटे तक उसका ट्रक 1 इंच भी नहीं हिल सका और दोपहर के तपते सूरज ने उनकी हालत खराब कर दी। दोनों तरफ वाहनों के होने से हवा भी नहीं लग रही थी, जिससे सुबोध के सारे कपड़े पसीने से भीग गए। वह एक झटके में ही पूरी बोतल पानी पी गया। फिर भी उसका गला सूखा का सूखा ही रह गया। थोड़ी देर बाद उसने दूसरी बोतल की तरफ देखा और पानी पीने के लिए अपना हाथ बोतल की तरफ बढ़ाया ही था कि जतीन ने सुबोध के सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, पागल, अगर सारो पानी ही गटक लेगो तो पूरे रास्ता में का पिएगो। गर्मी झेलनी सीख ले, ना तो जे काम छोड़ दे और अपने घर को रास्ता नाप ले। शाम को जाम खुला और जतीन ने ट्रक तेज गति में बढ़ा दिया। रात के 9 बजे उसने ट्रक रोका। सुबोध उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा। जतीन बोला, देख का रहो है, चल बोरी से सामान निकाल। सुबोध बोरी में चावल, आलू, तेल की बोतल, मसाले के डिब्बे आदि सामान देखकर कुछ समझ नहीं पाया। इतने में जतीन ने सीट के नीचे से स्टोव निकाल लिया और बोला, खाना बाना बना ले तो है का, कि वो भी मुझे ही बनानो पड़ेगो। ट्रक पे चलने वाले खुद ही खाना बनाते हैं। जे सब काम सीख ले वरना बड़ो परेशान हो जाएगो। जा काम में इतनो पैसा ना मिलते कि होटल में खा सकें। रात हो चुकी थी। ट्रक हाईवे पर दौड़ रहा था। सुबोध को नींद आ रही थी। उसकी गर्दन इधर उधर लुढ़कने लगी। यह देख जतीन ने सुबोध के सर पर एक चांटा मारते हुए डांट कर कहा, जे घर ना है कि रात को चादर तान के सो जाए। एक्सीडेंट कराएगो का। ड्राइवर के पास बैठने वाले को सोना ना चाहिए, ना तो ड्राइवर को भी नींद आ जाएगी। जतीन की जोरदार चपत और डांट से सुबोध की नींद टूट गई। जीवन में पहली बार वह चाहकर भी सो नहीं पाया। सुबह 10 बजे वह सूरत पहुंच गए। उन्होंने सामान उतरवाया। सुबोध ने सोचा कि वह कुछ देर आराम कर लेगा, लेकिन जतीन ने ट्रक खाली होने के बाद दोबारा मथुरा लौटने के लिए स्टीयरिंग संभाल लिया। जतीन बोला, मालिक ने तुरंत वापस आने को कहा है। हमें आज रात में ही सामान लेकर जयपुर जाना है। तैयार रहियो। लल्ला, अब आराम करना भूल जा। अब पता चलेगी जब मालिक किसका काम लेगो। सुबोध सोचने लगा, यह कैसी नौकरी है जहाँ न समय पर खाना, न पीना, न सोना और न आराम। मथुरा पहुंचने के बाद सुबोध ने कंपनी के एक छोटे से उमस भरे कमरे में 2 घंटे आराम किया और जतीन के साथ रात में ही जयपुर की ओर चल दिया। सुबोध की नींद पूरी नहीं हुई थी। उसे ट्रक में जैसे ही झपकी आती, वह जतीन की तरफ देखकर डर जाता और चैतन्य होने का प्रयास करता। वे सुबह जयपुर पहुंच गए और शाम तक मथुरा वापस भी आ गए। सुबोध सीधे दिनेश के कमरे पहुंचा। जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा, वह अपनी शक्ल ही नहीं पहचान पाया। उसके बाल धूल और पसीने से चिपचिपे और मोटे हो गए थे। उसका चेहरा थकान से मुरझा गया था। उसके कपड़े धूल और मिट्टी से बुरी तरह गंदे हो गए थे। उसका शरीर लगातार ट्रक में सफर करने से बुरी तरह टूट गया था। उसे नहाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह वह नहाया और खाना खाकर ऐसा सोया कि 12 घंटे बाद लगातार फोन की घंटी बजने से उसकी नींद टूटी। दूसरी तरफ से जतीन उसे गालियां देते हुए कह रहा था, अबे गधे की औलाद, काम पे न आएगो का, जल्दी से आजा। आज ट्रक भुवनेश्वर जाएगो, पूरी तैयारी से आइयो। सुबोध की नींद अभी भी पूरी नहीं हुई थी। उसे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन जतीन की डांट ने उसे बिस्तर छोड़ने को बाध्य कर दिया। सुबोध जल्दी से तैयार हुआ और जतीन के साथ भुवनेश्वर जाने के लिए ट्रक पर बैठ गया। 12 घंटे की नींद सुबोध की थकान को दूर नहीं कर पाई, लेकिन वह हिम्मत करके ट्रक पर आ गया। उनका ट्रक शाम को मध्य प्रदेश की सीमा पर पहुंच गया। चेक पोस्ट पर कुछ सिपाही ट्रकों के कागज देख रहे थे और सामान की चेकिंग कर रहे थे। एक सिपाही ने जतीन का ट्रक रोककर कहा, गाड़ी के कागज दिखा। जतीन ने सभी कागज सिपाही की ओर बढ़ा दिए। सिपाही बोला, तेरा ट्रक ओवरलोड लगता है, मैं तेरे ट्रक को यहीं रोक सकता हूँ। अगर तू आगे जाना चाहता है तो 500 रुपये निकाल। सुबोध इन सब बातों से अनभिज्ञ था। वह थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, अगर हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो आप हमारा ट्रक कैसे रोक सकते हैं? और आप पैसे क्यों मांग रहे हैं?
यह सुनकर सिपाही ने ट्रक का दरवाजा खुलवाया और बोला, मैं बताता हूँ तुझे, बड़ी नेतागिरी कर रहा है। यह कहकर उसने सुबोध के गाल पर 7-8 तमाचे लगाए। जतीन ने सिपाही के हाथ जोड़ते हुए उसकी तरफ 500 का नोट बढ़ा दिया और बोला, माफ कर देओ साहब, जे नयो लड़का है, जे आपके कानून नहीं जानतो है, मैं इसे सब समझा दूंगा। सिपाही ने नोट जेब में रखकर गालियां देते हुए कहा, साले उल्लू के पट्टे, इस बार तो जाने देता हूँ, आइंदा ज्यादा बोला तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा साले, अंदर कर दूंगा, सारी जिंदगी याद रखेगा। जतीन ने ट्रक स्टार्ट कर दिया और कुछ दूर जाकर सुबोध से गुर्रा कर बोला, तूने पुलिस वाले से बकवास क्यों की? तुझे पता ना है, अगर ये चाहे तो हमारा ट्रक एक दिन भी ना चल पाए। आइंदा चुप रहियो, मुझे देख और सीख ले कि पुलिस वालों से कैसे निपटो जातो है। सुबोध को उस दिन देश की एक और हकीकत से वास्ता पड़ा। वह बहुत क्रोधित हुआ लेकिन अपनी मजबूरी के कारण कुछ नहीं बोला। समय ने उसे सब सिखा दिया और कुछ महीनों बाद वह भी इस वातावरण में ढल गया। जतीन ने उसे 1 साल में ड्राइविंग सिखा दी। उसने सड़क परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन किया और कई बार ड्राइविंग टेस्ट भी दिए, लेकिन विभाग वाले उसे ठीक से ड्राइव करने पर भी बार बार फेल कर देते और उसका लाइसेंस नहीं बन पाया। एक दिन जतीन बोला, तू बिल्कुल गधो है, मैं आज ही तेरा लाइसेंस बनवा दूंगा, बस तुझे 4000 रुपया देने होंगे। जतीन की बात सही निकली। इस बार सुबोध का गंभीरता से कोई ड्राइविंग टेस्ट भी नहीं हुआ और 1 हफ्ते बाद उसका लाइसेंस बन गया। वह भी जतीन की तरह ट्रक चलाने लगा और उसकी सहायता के लिए कंपनी ने उसे एक क्लीनर दे दिया। अब उसे ट्रक चलाते समय बहुत अधिक थकान महसूस नहीं होती थी और गर्मी का भी उस पर पहले की तरह प्रभाव नहीं पड़ता था। वह मथुरा से ट्रक लेकर बहुत दूर दूर जैसे मुंबई, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर आदि शहरों तक जाने लगा। जब वह इतनी दूर जाता था तो उसकी यात्राएं 1 हफ्ते से भी लंबी हो जाती थी। इतनी लंबी यात्राओं के दौरान तो वह 3-4 दिन तक नहा भी नहीं पाता था। जब ट्रक चलाते चलाते बहुत थक जाता था तो ट्रक को सड़क के किनारे लगाकर ट्रक में ही सो जाता था। गर्मियों की रात में तो उसे ट्रक की छत पर मच्छरों के बीच सोना पड़ता था। जहां तक खाने की बात है, वह प्रायः खाना स्वयं ही बनाता था और कभी कभी किसी ढाबे में खा लेता था। पुलिस वालों की गालियां खाना और उन्हें रिश्वत देना उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। मालिक साल में केवल 2 बार छुट्टी देता था। घर आने पर 3-4 दिन तो वह सोकर अपनी थकान मिटाता था। वह अपने गांव के किसानों, मजदूरों और छोटे मोटे काम करने वालों को देखकर यह सोचता था, इन लोगों की किस्मत उससे बहुत अच्छी है। कम से कम ये लोग रात में सो तो लेते हैं, ये समय से खाना तो खा लेते हैं, ये हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहते हैं। कोई समस्या होने पर इनके दोस्त और परिजन इनकी सहायता के लिए हमेशा इनके साथ हैं। एक वह है जिसे अपनों से दूर जाने कहां कहां जाना पड़ता है। परदेश में कोई परेशानी आने पर उसे अकेले ही सब देखना पड़ता है। सुबोध को अपने परिवार से दूर रहने का दुख महसूस होने लगा। उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए 2-4 जगह बात की, लेकिन लड़की के घर वालों ने कहा, हम अपनी बेटी की शादी किसी ड्राइवर से नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल सड़क दुर्घटनाएं बहुत होने लगी है। लड़का हमारी बेटी के साथ भी नहीं रह पाएगा। अगर कोई समस्या हो जाए तो हमारी बेटी अकेले उसका सामना कैसे करेगी। छुट्टियां समाप्त होने के बाद सुबोध अपने गांव से भारी मन के साथ अपने काम पर पुनः मथुरा चला गया। उसके मालिक ने कहा, इस बार तुझे कश्मीर जाना है, यहाँ से राशन ले जाना है और वापसी में वहाँ से सेब लाने होंगे। तू पहाड़ में ट्रक चला तो लेगा ना? सुबोध मालिक को खुश करने के लिए बोला, मैंने जतीन भैया के साथ पहाड़ में भी खूब ट्रक चलाया है। आप चिंता मत करो, मैं आराम से माल पहुंचा दूंगा और वहां से ले भी आऊंगा। जनवरी का महीना था, सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। जम्मू तक तो सुबोध को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन पहाड़ पर चढ़ते ही उसकी हालत खराब हो गई। कश्मीर में बर्फ गिर चुकी थी, जिससे वहां ठंड बहुत बढ़ गई थी। सुबोध कांपने लगा। उसके लिए ठंड से कांपते हुए हाथों के साथ ट्रक चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह धीरे धीरे ट्रक चलाने लगा। अचानक सड़क पर सामने से तेज गति में एक स्कॉर्पियो आ गई।
सड़क पर कुछ गड्ढे थे। सुबोध ने स्कॉर्पियो को साइड देने के लिए अपना स्टीयरिंग मोड़ा। सड़क के गड्ढे में ट्रक का एक पहिया घुसने से ट्रक असंतुलित होकर गहरी खाई में गिर गया। सुबोध के बहुत चोट आई। स्थानीय लोगों ने उसे खाई से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। सौभाग्य से उसके क्लीनर को हल्की सी ही चोट आई थी। सुबोध के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गईं। 6 माह बाद भी वह चलने योग्य नहीं था। इस दुर्घटना को 1 साल हो गया है और वह अभी भी वॉकर के सहारे चलता है। डॉक्टरों ने सुबोध को बता दिया है कि वह जीवन में बाइक तक नहीं चला सकेगा और चलने के लिए उसे ताउम्र छड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। निजी कंपनी में काम करने के कारण सुबोध को उसके मालिक की ओर से कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं मिली। सुबोध आज जीवन के दो राहे पर खड़ा है और अपने घर में बैठे बैठे अपने भविष्य के संबंध में सोचकर उदास रहता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।